हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 22 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक मैराथन क्लास। पूरे हिंदी को हम आज एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो 22 फरवरी वाले यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट हो जाओ सावधान, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। ऐसे में आज हम पूरे बुक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सिर्फ एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि अब की बार हिंदी में हमें 100 में 99 पार करना है। ठीक है, तो फुल सपोर्ट हम आपका करेंगे। वैसे आज का जो ये क्लास हमारा है ये एक मैराथन क्लास होगा, और अब एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, तो छोटे मोटे क्लासेस से कुछ होने वाला नहीं है। आपको बड़ी बड़ी क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए पाने के लिए कुछ बड़ा करना भी पड़ता है। ठीक है, आज हम हिंदी का जो खंड खा होता है, मतलब हिंदी का जो आपका खंड खा है जो कि 50 नंबर का आता है, इस पूरे खंड खा को हम सिर्फ एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इस खंड खा में टोटल 13 टॉपिक हैं, तो 13 टॉपिक आज हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें आपके सारे टॉपिक रहेंगे, मतलब 50 नंबर के जितने भी टॉपिक हैं सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं इस क्लास में उन्हीं क्वेश्चन को मैंने लिया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। तो सबसे पहले जानिए कौन कौन से टॉपिक हम आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम संस्कृत गद्यांश को पढ़ेंगे, 7 नंबर का पूरे आता है, और जिस गद्यांश को मैंने इस क्लास में इंक्लूड किया है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर हम संस्कृत पद्यांश को पढ़ेंगे, जो श्लोक आता है 7 नंबर का, ये भी आता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। कैसे लिखना है एग्जाम में जाकर ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिले वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर हम मुहावरे एवं लोकोक्तियों को पढ़ेंगे 2 नंबर। फिर आपठित गद्यांश को सॉल्व करेंगे, ये 5 मार्क्स का आता है। आपठित गद्यांश कैसे सॉल्व करें, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है, तो आज सॉल्यूशन हो जाएगा। शब्द युग्म फिर हम पढ़ेंगे 2 नंबर। अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे 2 नंबर। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका भी 2 मार्क्स। फिर वाक्य संशोधन हम पढ़ेंगे 2 नंबर। फिर रस छंद अलंकार, आपका रस 2 नंबर, छंद 2 और अलंकार यानी कि 6 नंबर टोटल। पत्र लेखन 6 नंबर, और निबंध हम पढ़ेंगे 9 नंबर का। यानी कि टोटल आपका 15 मार्क्स के टॉपिक हम सिर्फ आज के ही क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। क्लास थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन अब आपको अच्छे से देखना है। सबसे पहले हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं संस्कृत गद्यांश को। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा, फर्स्ट टॉपिक ये है संस्कृत गद्यांश। पूरे ये आपके एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है, और इसमें कुछ होता नहीं है। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे कि आप संस्कृत भाषा या महत्वम, जातक कथा, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांत, ये 4 चैप्टर पढ़ लो, आपका ये 7 नंबर कंप्लीट रहेगा। तो ये जो हमने जो आज गद्यांश लिया है ये हमारे जातक कथा से है। जातक कथा में एक शीर्षक है उलूक जातकम, ये उसी चैप्टर से लिया गया है। इसमें करना क्या होता है, ये आपका संस्कृत गद्यांश यहां से लेकर यहां तक दिया है। इसका आपको पहले संदर्भ लिखना है कि ये किस पार्ट से है, उसके बाद में इसका हिंदी में आपको अनुवाद करना होगा। देखो क्या है, हम पहले इसको आपको समझा देते हैं हिंदी मीनिंग के साथ, फिर अगर आपको समझ में आ गया फिर हम संदर्भ और अनुवाद तो लिख ही देंगे। देखो, अतीते प्रथम कल्पे जनः एकाम विरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व कार्य परिपूर्णम पुरुषम राजान कुर्वन्। ठीक है, यानी कि अतीते प्रथम कल्पे मतलब प्राचीन काल के प्रथम कल्प में जना लोगों ने एकाम विरूपम यानी कि एक सुंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं एक सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली, सर्व कार्य परिपूर्ण यानी कि सब समस्त सुलक्षणों से युक्त, पुरुषम एक पुरुष को राजान कुर्वन् यानी कि राजा बनाया। तो प्राचीन काल के प्रथम कल्प में मनुष्यों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली एवं समस्त सुलक्षणों से युक्त पुरुष को राजा बनाया। बहुत अच्छा जो पुरुष था उसको राजा बनाया। ठीक है, उसके बाद में देखिए चतुष्पादा, जो चौपाए होते हैं, जो पशुए होते हैं, अपि सन्निपय, वो इकट्ठा होकर एकम एक सिंहम, सिंह को यानी कि शेर को, ठीक है, सिंह का मतलब सिंह, ठीक है, राजान कुर्वन् राजा बनाया। तो जब मनुष्यों ने एक बहुत ही सुंदर सौभाग्यशाली पुरुष को राजा बनाया, तो जो चौपाए हैं, पशु हैं, उन्होंने भी इकट्ठा होकर एक सिंह को अपना राजा बनाया, शेर को। ठीक है, उसके बाद में ततः शकुनी गढ़ा, अब देखिए पक्षी जो है, शकुनी गढ़ा जो पक्षी लोग हैं हिमवत प्रदेश से, वो एक हिमाचल प्रदेश में एकस्मिन पाषाणे यानी कि एक शिलातल पर, एक पत्थर पर सन्निपय इकट्ठा होकर उन्होंने बातचीत की आपस में। यानी कि तब क्या हुआ, उन्होंने देखा कि मनुष्यों ने भी राजा बना लिया अपने
एक पुरुष को, और जो पशु है उसने भी सिंह को राजा बना लिया। तो पक्षी सोचते हैं कि हम भी किसी को राजा बनाएं। तो पक्षियों ने हिमाचल प्रदेश के एक शिलातल पर वो इकट्ठे होकर उन्होंने कहा, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, यानी कि मनुष्यों में राजा है। ठीक है, मनुष्यों में राजा दिखाई पड़ता है, तथा चतुष्पदेषु च, और चौपायों में भी राजा है। ठीक है, अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, और हमारे बीच राजा नहीं है, हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अराजको वासे नाम न वर्तते, और उन्होंने कहा राजा के बिना रहना ठीक नहीं, कोई ना कोई तो राजा होना ही चाहिए। ठीक है, एको राजस्थाने अस्थापायित्वा इति उक्तवन्तः। देखो भाई ये संस्कृत है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा किसी को राजा के पद पर नियुक्त करना चाहिए। ठीक है, किसी को भी राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः एक मुलुकः दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्योचन। यानी कि अथ थे, जब वो लोग आपस में बात कर रहे थे, ठीक है, एक दूसरे, तब उन्होंने क्या हुआ, अथ थे तब उन्होंने परस्पर अवलोकयन्ता, यानी कि एक दूसरे पर दृष्टि दौड़ाते हुए, एक दूसरे को देखते हुए वो सोच रहे थे किसको बनाया जाए। एक मुलुकम दृष्टवा, उन्हें एक उल्लू को देखकर उन्होंने कहा, ठीक है, अयम नो रोचते, यानी कि ये हमें पसंद है, इत्योचन। यानी कि तब उन्होंने क्या किया, आपस में राजा की खोज में एक दूसरे पर दृष्टि दौड़ाते हुए एक उल्लू को देखकर कहा ये हमको पसंद है। भाई पक्षी जो है उल्लू को राजा बनाना चाहते थे, अब उल्लू तो उल्लू ही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया हिंदी, मैंने बता दिया। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, तरीका समझो। देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैंने नेक्स्ट पेज ले लिया, तो जब भी आप इसको सॉल्व करें प्रश्नोत्तर संख्या तो आपको डालना ही है। भाई हिंदी की पूरी कॉपी लिखना मैंने सिखाया है, नहीं देखा तो जाकर सर्च करो यूट्यूब पे, क्लास 12 हिंदी की कॉपी कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले इसको अतीते, ऐसे देखो दो आपको संस्कृत गद्यांश दिए जाएंगे, करना एक ही होगा। तो अतीते डॉट डॉट करके ऐसे ऐसे देखो, ऐसे से डॉट डॉट करके जो इसका लास्ट वर्ड है, इसका लास्ट वर्ड है इत्योचन। ठीक है, तो इसको ऐसे हम लिख देंगे। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, इत्योचन। ठीक है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो। ऐसे अगर लिख दोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने यही वाला किया है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे खूब प्यारा सा संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ के साथ हिंदी अनुवाद आपको करना होता है, तो सबसे पहला हेडिंग हमारा संदर्भ ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो संदर्भ में कैसे लिखेंगे, जैसे प्रस्तुत गद्यांश ऐसे हम लिखते थे ना, वैसे ही यहाँ पे भी हम संदर्भ को लिखेंगे। तो लिखेंगे, देखो जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा लिख कर आना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, के संस्कृत भाग के, अब संस्कृत भाग को ब्लैक से लिखिएगा। भाई जो हाईलाइटेड चीज है उसको आप लोग ब्लैक से लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी लिखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। तो संस्कृत भाग ऐसे आपने लिख दिया। ठीक है, अभी तो चैप्टर का नाम हमने लिखा नहीं, वैसे इसमें लेखक और कवि तो रहते नहीं है। ठीक है, तो संस्कृत भाग में संकलित अब आपको लिखना है पाठ का नाम। देखो वैसे ये पाठ का नाम जो है जातक कथा है, जातक कथा। ठीक है, लेकिन जातक कथा में दो शीर्षक है, मतलब शीर्षक है उलूक जातकम, नृत्य जातकम। ठीक है, तो जातक कथा नामक पाठ के अब आपको शीर्षक का नाम लिखना है। जैसे इस शीर्षक का नाम है उलूक जातकम, उलूक जातकम। ठीक है, उलूक जातकम शीर्षक से अवतरित है, शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, तो ऐसे आपको कुछ संदर्भ लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम शीर्षक से अवतरित है। ये आपका संदर्भ हो गया, मतलब ये किस पाठ से लिया गया। अब अनुवाद लिखेंगे, जो मैंने आपको बताया था वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। देखो मैंने चैप्टर्स आपको बता दिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लीजिएगा। देखो प्राचीन काल के प्रथम कल्प में मनुष्यों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली एवं समस्त सुलक्षणों से युक्त पुरुष को राजा बनाया। चौपायों यानी कि पशुओं ने भी इकट्ठे होकर एक सिंह को राजा बनाया।
तब पक्षियों ने हिमाचल प्रदेश हिमालय प्रदेश में एक शिलातल पर इकट्ठा होकर मनुष्यों ने राजा दिखाई पड़ता है, वैसे ही चौपायों में भी, किंतु हमारे बीच कोई राजा नहीं है। राजा के बिना रहना ठीक नहीं, राजा रहेगा तो हुक्म रहेगा। ठीक है, हमें भी किसी को राजा के पद पर नियुक्त करना चाहिए। तब उन्होंने राजा की खोज में एक दूसरे पर दृष्टि दौड़ाते हुए एक उल्लू को देखकर कहा, ये हमको पसंद है। ठीक है, उल्लू को राजा बनाना सोचा। बताइए, नाम से उल्लू है तो काम कितना अच्छा होगा। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, अब इसको मैं हटाता हूं। अब हम लोग चलेंगे संस्कृत पद्यांश की तरफ। ठीक है, ये देखो संस्कृत पद्यांश में मैंने एक ऐसे पद्यांश को लिया है जो भैया ट्रेंडिंग में है। मैंने बताया है कि सुभाषित रत्नानी चैप्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पद्यांश की दृष्टि से। ठीक है, तो देखिए इसको हमने आपके लिए लाए हैं। ठीक है, क्योंकि पद्यांश का जो 7 नंबर होता है एकदम फिक्स होता है और ये इजी भी काफी होता है। देखो पद्यांश जो है आपका जो एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है क्या नाम है चैप्टर का, सुभाषित रत्नानी। इसी चैप्टर से आपका श्लोक आता है या पद्यांश आता है। 1-2 चैप्टर और हैं, जैसे जातक कथा में एक श्लोक है, महावना मालवीय में है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। एक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो श्लोक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। देखो, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जिता दर्शम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम। यानी कि परोक्षे कार्य हंतारम, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्ष प्रियवादनम और सामने से मीठा बोलने वाला हो, वर्जेता दृशम मित्रम, उस मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे विष कुंभम पयोमुखम, जैसे विष से भरे घड़े को त्याग दिया जाता है जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हो। यानी कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो और सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे हम विष से भरे घड़े के त्याग देते हैं जिसके ऊपर दूध लगा हो। ठीक है, तो अब यहां पे भी आपको वही प्रोसेस करना है। सबसे पहले इसका क्या लिखना है आपको, संदर्भ लिखना है। तो पहले आपको परोक्षे ऐसे डॉट डॉट करके यहां पे भी लिखना होगा, परोक्षे, फिर डॉट डॉट ऐसे ऐसे करके आपको इसका जो लास्ट वर्ड है पयोमुखम, पयोमुखम। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, एक प्यारा सा हेडिंग डालना है, संदर्भ। क्या लिखना है, संदर्भ। जैसे हमने उसमें लिखा था वैसे यहाँ पे भी लिखना है। ये लाल पीला हरा ये सब यूज मत कीजिएगा पेन, सिर्फ एंड ब्लैक एंड ब्लू पेन आपको यूज करना है। तो यहाँ पे लिखना है प्रस्तुत पद्यांश। देखो ये श्लोक है, या पद्यांश या श्लोक दोनों वैसे कोई एक आप लिख सकते हैं, ये गद्यांश नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी लगभग उसी तरह रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, प्रोसेस वही रहेगा आपका। यहां पे भी संस्कृत भाग आपको लिखना है, संस्कृत भाग। ठीक है, जैसे हमने वहां पे लिखा था। तो संस्कृत भाग में संकलित, ठीक है, में संकलित। अब आपको पाठ का नाम लिखना है। पाठ का नाम हमारा है सुभाषित रत्नानी। क्या नाम है पाठ का, सुभाषित रत्नानी। ठीक है, सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है, ऐसे लिख दो, काम खत्म। नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। बस हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया पद्यांश या श्लोक। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इजी भी था मेरे अकॉर्डिंग, तो ऐसे आपको लिख देना। फिर अनुवाद वही जो मैंने बताया था, अनुवाद हेडिंग डाल के लिख दो, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हो उसको छोड़ दिया जाता है। बस हो गया। इसमें कई श्लोक हैं हमारे सुभाषित रत्नानी चैप्टर में, तो आपको सारे के सारे पढ़ने होंगे तभी काम हो पाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक अब हम आते हैं संस्कृत गद्यांश पद्यांश हो गया 7-7 नंबर का। भैया मुहावरे हम लोकोक्तियां हिंदी व्याकरण पे आएंगे, 2 नंबर का ये आता है। इसमें कुछ नहीं होता, देखो ध्यान से समझना। अगर बोरिंग महसूस हो रहा है तो पानी वानी लेकर बैठना, नींद नहीं आनी चाहिए। देखो नाक कटना, ऐसे क्वेश्चन आपका रहेगा, इसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होगा। देखो नाक कटना, आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, करना एक ही होगा, कर सकते हैं, यू कैन डू इट, बहुत ईजी है। देखो नाक कटना इसका मतलब इज्जत गंवाना। वाक्य प्रयोग हेडिंग डालेंगे, अजय परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया।
उसने तो विद्यालय की नाक ही कटा दी। तो देखिए नाक कटना इस वाक्य में आ गया, तो ये आपका वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही हुआ। अब अजय की जगह पर विजय, रमेश, महेश, सुरेश कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा, लाल पीला होना यानी कि क्रोधित होना, इसका अर्थ ऐसे लिखना है, फिर वाक्य प्रयोग डाल के आपको वाक्य प्रयोग कर देना है। तो जैसे नीरज विकास को देखकर लाल पीला हो जाता है, नीरज विकास को देखकर बहुत क्रोधित हो जाता है। अब नीरज की जगह पर आप सूरज अनिल को देखकर लाल पीला हो जाता है। ऐसे आप नाम में कुछ नहीं रखा है, बस आपका सेंटेंस में यूज अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, ये नया टॉपिक है हमारे सामान्य हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। देखो टॉपिक का नाम है आपठित गद्यांश। अब इसमें क्या होता है, एक आपको आपठित गद्यांश दे दिया जाएगा इतना बड़ा, इसको आपको पढ़ना होगा। देखो इसको पढ़ना है, ठीक है, जैसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज होता है। और फिर इसके नीचे क्वेश्चन 3 दे दिए जाएंगे। देखो ये तीनों क्वेश्चन है 1 2 3, और ये क्वेश्चन जैसे ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ऐसे 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आपको आंसर देना होगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाए तो भी आपको देना होगा, बट सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो आंसर है वो इसी गद्यांश में आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर देने के लिए आपको सबसे पहले इसको पढ़ना होगा खूब प्यार से। देखो हम पढ़ेंगे पहले। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वो अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य साफ सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वो पाप करता है, जो मेहनत नहीं करता वो पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है बिना श्रम किए जो भोजन करता है वो वस्तुतः चोर है। मतलब बिना श्रम किए जो भोजन करेगा वो एक प्रकार से चोर है। मेहनत करके भोजन करो तभी आप अच्छे हैं। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने में आती है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है, और न अपराधों की वृद्धि हमारे बस की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिसमें किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। अब इसके नीचे क्वेश्चन रहेगा, देखो ध्यान से। चोर की परिभाषा लिखिए, चोर कौन है? तो अभी मैंने यहां पे बताया था, देखो ये ऋषि मुनियों ने कहा है बिना श्रम किए जो भोजन करता है वो चोर है, तो लिख दो चोर की परिभाषा है श्रम किए बिना भोजन करना। दूसरा, गांधी जी पापी किसे मानते थे? गांधी जी जो मेहनत नहीं करते उनको पापी मानते थे, ऊपर कहीं लिखा होगा, ठीक है। जो वो उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वो पाप करता है और पाप का अन्न खाता है, तो जो श्रम नहीं करता उससे पापी मानते थे। तीसरा, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। इसका क्या आशय है? मतलब महात्मा गांधी जी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष का आशय है कि महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आश्रित थे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले वही प्रोसेस जैसे हमने अभी संस्कृत गद्यांश में किया। महात्मा गांधी डॉट डॉट करके आपको जो लास्ट वर्ड है हो सकती है, तो देखो महात्मा गांधी डॉट डॉट करके हो सकती है। क्वेश्चन तो आपको उतारना नहीं, यहीं से लिखना जहां से मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है चोर की परिभाषा लिखिए। चोर कौन है? ऊपर था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, चोर की परिभाषा क्या है? तो देखो चोर की परिभाषा है श्रम किए बिना भोजन करना। बिना मेहनत के भोजन जो करता है उसको चोर माना जा सकता है। दूसरा, गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो गांधी जी श्रम ना करने वाले को पापी मानते थे, जो मेहनत नहीं करता था उसको वो पापी मानते थे। तीसरा, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। इसका क्या आशय है? तो महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, इसका आशय है कि महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आश्रित थे। बस हो गया। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस का आंसर लिखना होगा, फाइनली आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब होता है दो शब्दों का जोड़ा। जैसे देखो बात वात, आपको बताना इसका सही अर्थ क्या होगा। जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका बाद में। का है भात और दाल, खा है बातचीत और वायु, गा है हवा और पानी, घा है पाट और तराजू। तो इसका खा वाला ऑप्शन सही होगा, बातचीत और वायु। देखिए बात का मतलब होता है बातचीत और इस वात का मतलब होता है वायु, तो खा वाला ऑप्शन सही है। वाहन वाहन, इसका मतलब क्या होगा? का है ढोना भगनी, खा है बहना बहनी, गा है ढोना बहना और घा है ढोना ढाना। तो इसका का वाला ऑप्शन सही होगा, ढोना और भगिनी, ठीक है। इसका का वाला सही होगा, और शायद हो सकता है कोई दूसरा सही हो। आप लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है मुझको, तो आप लोग इसका आंसर बताने की कृपा करेंगे, ठीक है। अगर आपको पता है तो थोड़ा बहुत मुझे सजेस्ट कीजिए कि कौन सा सही होगा। मेरे अकॉर्डिंग का वाला सही है, थोड़ा मुझे डाउट है। अब देखिए शब्द अर्थ, इसको हम अनेकार्थी शब्द भी बोलते हैं। इसमें आपको करना क्या होगा, 2-3 वर्ड दे रहेंगे, उसमें से किसी एक शब्द के 2 अर्थ को लिखना होगा। जैसे देखो काम, काम को हम किन किन नामों से जानते हैं? काम को हम कार्य भी बोलते हैं, कार्य। उसके बाद में लाभ भी बोलते हैं, ठीक है। कार्य देव, काम देव भी बोलते हैं।
आशय भी बोलते हैं, मतलब कई नाम है, आपको लिखना तो दो ही है, मैं आपको कई बता रहा हूँ। आशय और लालसा भी बोलते हैं, लिख दीजिएगा ऐसे लालसा, ठीक है। उसके बाद में पद, पद को हम स्थान भी बोलते हैं भाई, स्थान, ठीक है। पदवी भी बोलते हैं, जैसे आप दरोगा हैं तो आप पदवी पर हैं, पद है आपका, ठीक है। और पैर भी बोलते हैं, पैर, और भाग भी बोलते हैं, तो ये पद के पर्यायवाची होंगे, ठीक है। बस यही आपको लिखना होता है, क्या है इसमें, कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे हम लोग आते हैं। इसमें क्या होता है देखो, जैसे जिसे ज्ञान कम हो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, जिसको ज्ञान कम हो उसे क्या बोलेंगे, का है अल्पज्ञ, खा है अज्ञे, गा है अनजान, घा है अक्षम। तो इसका का वाला सही है, अल्पज्ञ, जिसको ज्ञान कम है उसको अल्पज्ञ बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, पीने की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलेंगे, प्यासा, तृषित, पिपासा या घा प्रतापी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीने की जो इच्छा रखता हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग। तो देखिए इसका राइट आंसर घा वाला होगा, जो आप में ऑप्शन नहीं था, लेकिन वो गलत लिख दिया था ऑप्शन, तो सही कर दिया मैंने। पीने की इच्छा रखने वाले को हम पिपासु बोलते हैं, बस हो गया। अब वाक्य संशोधन पे आते हैं। मैंने दो टॉपिक, एक टॉपिक के दो क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। वाक्य संशोधन में देखिए, इसमें वाक्य दिया जाएगा, उसमें गलतियां एज अ गिफ्ट आपको दिया जाएगा, उसमें सही करना होगा। देखो, मैं लड़कों को पढ़ाया हूं, मैं लड़कों को पढ़ाया हूं, ये सही है, बोलने से आपको पता चल जाएगा इसमें गलती क्या है। इसको इस प्रकार से लिखो, मैंने लड़कों को पढ़ाया है, इस तरह से लिखो, ये बिल्कुल सही होगा। मैंने लड़कों को पढ़ाया है, ठीक है, ये आपका सही है, मैंने लड़कों को पढ़ाया। दूसरा, मैं कलम के साथ लिखता हूं, नहीं भैया, मैं कलम से लिखता हूं, के साथ नहीं रहेगा, मैं कलम से लिखता हूं, तो मैं कलम से लिखता हूं, ये राइट होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो यही छोटी छोटी गलतियां थी, आपको सही करके लिख देना है। क्या है इसमें, कुछ नहीं है। अब हम लोग चलेंगे रस, छंद, अलंकार पे। देखो, रस पे पहले हम रस पढ़ेंगे। वैसे एक मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, 6 नंबर आपका कंप्लीट कराएगी। रस, छंद, अलंकार, शुभम लेक्चरर, इसको सर्च कर लेना। जितने भी रस हैं, जितने भी छंद हैं, जितने भी अलंकार हैं, सबको मैंने सिर्फ एक वीडियो में बताया है, तो उसको देखना आपका काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तो मैं एक रस, एक छंद, एक अलंकार बताऊंगा। जैसे मैंने करुण रस को लिया है, अब करुण रस का आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना होता है। देखो, करुण रस की परिभाषा क्या है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और पंचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। मतलब करुण रस का स्थायी भाव शोक है, इसी स्थायी भाव से हम लोग परिभाषा निकाल लिया हमने। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मुझे दूसरा परिभाषा याद है, बिल्कुल लिखो। देखो, अलग अलग बुक में परिभाषाएं अलग अलग होती हैं, आपको जो याद है उसको लिख दो, सब सही है, ठीक है। लेकिन हमारा ये ट्रिक से बनाया हुआ परिभाषा है। देखो, अस्थायी भाव पता है, तो करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव और पंचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। ऐसे हास्य रस हो तो हास्य रस का अस्थायी भाव हास है। जब हास नामक अस्थायी भाव विभाव, मतलब शोक के जगह पर हास कर देना है, करुण की जगह पर हास्य कर देना, बस। उदाहरण देखो, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। ये आपका एग्जाम्पल होगा किसका, करुण रस का। बस आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना होता है, मैंने बता दिया, याद कर लीजिए। एग्जाम्पल भी हो सकता है आपने दूसरा याद किया हो तो उसको लिख दीजिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं वही लिखो, ठीक है। ये लिखोगे तो भी बेटर, दूसरा याद है उसको लिखोगे तो भी बेटर। छंद पे आते हैं। छंद में हमने चौपाई को लिया है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, रस में आपको करुण रस, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, इसको पढ़ लो, बहुत है। चौपाई में आपको, छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियां, और अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, बस हो गया। देखो, चौपाई क्या होता है। चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, यही इसकी परिभाषा है। चौपाई मतलब 4 पैर, ठीक है, 4 चरण। तो चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होंगे और हर एक चरण में 16 मात्राएं होंगी। उदाहरण देखो, उदाहरण मैंने लिख रखा है, और यहाँ पे जो एस टाइप का बना है ये 2 मात्राओं को व्यक्त करता है, और जो 1 है सिंगल, वो सिंगल ही व्यक्त करता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना, मात्राएं आपको गिनना बताना होगा उसमें कि कितनी मात्राएं किसमें है। देखो, जैसे बंदो गुरु पदु पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अम्मीय मूरिमय चूरन चारू, समन सकल भौरुज परिवारू। ये आपका एक एग्जाम्पल है। इसमें देखिए 4 चरण है, एक तो आपका यहां से यहां तक, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। चारों में 16-16 मात्रा होंगी, गिन लो।
2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 2 14 2 16। ठीक है, इसमें जो बड़ा का मात्रा है, ओ का मात्रा है, इस सबको 2 माना जाएगा। जो छोटा ऊ ये सब मात्रा है, इसको 1 ही माना जाएगा। इसको देखो 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 12 2 14 2 16। हर चरण में 16 होंगे। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। तो हर एक चरण में 16 मात्राएं होंगी। ये चौपाई का बेटर एग्जाम्पल है। दूसरा याद है, ऑफकोर्स आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अलंकार में मैंने लिया है अनुप्रास अलंकार को, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुप्रास, यानी कि बार बार जो वर्ड आए, जैसे देखो अनुप्रास अलंकार वो अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि ऐसा अलंकार जिसमें एक ही वर्ण बार बार आए, वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण देखो, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसको एग्जाम्पल तो लिख दिया, लेकिन इसमें स्पष्टीकरण आप लिख दीजिएगा, आखिर कहां पे इसमें बार बार वर्ड आया है। देखो, इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार है। मतलब इसमें जो है चा वर्ण बार बार आया है, तो यहां पे होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, बस सही हो गया। इसके बाद में हम आते हैं पत्र लेखन पे। ये रहा पत्र, लेकिन आप लोग कहेंगे सर टाइटल क्या है इसका। देखो, ये आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखो। मतलब आपके यहाँ पे जो संक्रामक रोग है वो लगातार बढ़ रहा है, उससे रिलेटेड आपको पत्र लिखना है। किसको? मुख्य चिकित्सा अधिकारी को। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, जब भी हम पत्र लिखें, सबसे पहले सेवा में, ठीक है, फिर आप जिसको पत्र लिख रहे हैं, हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोंडा, हम इनको पत्र लिख रहे हैं। अब एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ लिख सकते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो भी आपका है आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम गोंडा से, तो गोंडा मैंने लिख दिया। सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोंडा। विषय देखो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारी की दवाई का अभाव है या फिर संक्रामक बीमारी बढ़ रही है, उससे रिलेटेड हमें पत्र लिखना है। ये जो लेटर है 2 प्रकार से आ सकता है। एक तो जो मैंने बताया कि संक्रामक रोग की रोकथाम, एक दवाइयों का अभाव, ऐसे आपको दिया जा सकता है। तो सबसे पहले सेवा में लिखकर जिसको आप लिख रहे हैं उसको लिखिए, फिर विषय, आप किस विषय पर लिख रहे हैं, फिर महोदय लिखकर अपना प्रॉब्लम व्यक्त करो। देखो, महोदय लिखकर ये लेटर की बॉडी होती है। ठीक है, देखो महोदय, मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू ज्वर, मलेरिया, टीबी तथा पीत ज्वर जैसे संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर हैं। इस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, लेकिन डॉक्टरों द्वारा पीड़ितों को इलाज हेतु बाहर से लिखी जा रही दवाइयां इतने ऊंचे मूल्य पर मिल रही हैं जो आम जन की पहुंच से बाहर है। मतलब डॉक्टर साहब दवाई लिख देते हैं सरकारी अस्पताल में, जाओ बाहर से लेकर आओ। बाहर जब जाते हैं तो दवाइयां बहुत महंगी महंगी मिलती हैं। जिनके पास पैसा है उनके लिए कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो गरीब है बेचारे, उनके लिए तो प्रॉब्लम्स होंगी ना। आगे देखो, फिर आपको अनुरोध करना है, अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पीड़ितों को जरूरी इलाज समय पर मिल सके और समय रहते स्वास्थ्य लाभ उठा सके। तो ये आपको लिखना है, उनको अनुरोध करना है। यानी कि सबसे पहले फिर दिनांक डाल देना है, दिनांक मत डालें तो भी अच्छा रहेगा, ऐसे लिख दें। फिर भौदिये काखागा वजीरगंज गोंडा, नाम मत लिखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी लेटर लिखें, मतलब कंप्लेंट लेटर, तो आपको सेवा में जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको, फिर विषय, फिर महोदय लिखकर अपनी पूरी प्रॉब्लम, फिर आपको थोड़ा रिक्वेस्ट करना है, फिर दिनांक डाल के आपको ये लिख देना। बस हो गया। निबंध लेखन भी हमारा, पत्र लेखन भी हो गया। अब निबंध पे आते हैं भाई। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा हमारे हिंदी का, पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान पर निबंध आज हम सीखेंगे। हमने वैसे निबंध के स्पेशल क्लासेस आपको दे रखी हैं, पत्र लेखन का भी दे रखा है। कोई भी टॉपिक सर्च करना है, पीछे शुभम लेक्चर लगा दो, आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, नो टेंशन जब तक है हम। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखें। निबंध लिखते समय आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हेडिंग होती है। आपको हेडिंग अच्छे से डालना है। सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट हेडिंग उपसंहार जरूर होना चाहिए। बीच में आपको उससे रिलेटेड हेडिंग डालना होगा। जैसे देखो, सबसे पहले प्रस्तावना, आखिर पर्यावरण है क्या, प्रदूषण है क्या। देखो, जो हमें चारों ओर से परिवृत किए हुए है वही हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी। ये वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है।
रॉबर्ट कोच ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर नॉइज से संघर्ष करना पड़ेगा। लगता है कि वो दुखद दिन आ गया है। रॉबर्ट कोच ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सबसे बड़े शत्रु जो शोर है उससे आपको लड़ना पड़ेगा। ये जो वॉइस है ये आपको परेशान करेगी स्वास्थ्य हेल्थ मेंटली, ठीक है। तो अब भैया जो डीजे उजे बजता है ना, खूब इंजॉय करते हो, डांस वांस करते हो, थोड़ा कंट्रोल, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। अब देखिए प्रदूषण का अर्थ नेक्स्ट हेडिंग रहेगा, व्हाट इज प्रदूषण। प्रदूषण है क्या? स्वच्छ पॉल्यूशन, सॉरी हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया मैंने। स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों, ठीक है, किन्हीं तत्व, जैसे इसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, तो किन्हीं तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है जिसका जीवधारियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा और पानी प्रदूषित हो रहे हैं। मतलब आपको क्या करना है, प्रदूषण के बारे में जितनी भी चीजें हैं सबको लिखना है खूब प्यार से। अब प्रदूषण के प्रकार लिखकर आपको एक एक प्रदूषण को लिख देना है। हेडिंग जितना ज्यादा आप डालोगे यकीन मानिए आप उतने अच्छे नंबर लाएंगे। हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एसे, ठीक है। देखो प्रदूषण के प्रकार, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है। जल प्रदूषण सबसे पहला। जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की होती है। मतलब आप, जल ही जीवन है, वायु नहीं रहेगा तो हम बिल्कुल नहीं जीवित रह पाएंगे, जल नहीं रहेगा तो एक दो दिन रह के फिर चले जाएंगे, ठीक है। जल को जीवन कहा जाता है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। देश के प्रमुख नगरों के जल का स्रोत हमारी सदानीरा नदियां हैं और इससे ये भी प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। वायु प्रदूषण, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है, ठीक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो सोचो प्रदूषण को बचाने का एक उपाय है पेड़ पौधे लगाना, क्योंकि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो पेड़ पौधे हमें देते हैं। देखो हमने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो हमारे लिए कितना लाभदायक है आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। यू आर ब्रिलियंट, ठीक है। तीसरा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों की सायरन मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास तो होता ही है, साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। रेडियोधर्मी प्रदूषण, एक एक प्रदूषण को एक्सप्लेन कर देना है। आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इनके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। रासायनिक प्रदूषण, नेक्स्ट हेडिंग। कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग रासायनिक प्रदूषण, जैसे किसान लोग हैं, वो फसल की ज्यादा उपज के लिए खूब रसायन का यूज करते हैं ताकि फसल बहुत अच्छी तरीके से होगा और ज्यादा मात्रा में होगा, लेकिन वो हमारे लिए हानिकारक होता है। प्रदूषण की समस्या और उससे हानि क्या है, देखो। निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों के विनाश तथा औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। साथ ही श्वसन गति और नाड़ी गति में उतार चढ़ाव, जठरांत्र की गतिशीलता में कमी तथा रुधिर परिसंचरण एवं हृदय पेशी के गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है तथा प्रदूषण अन्य अनेकानेक बीमारियों से पीड़ित मनुष्य समय से पूर्व ही मृत्यु का ग्रास बन जाता है। समाधान क्या है, देखो समाधान समझ लो। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। वृक्ष लगाओ। मानव को चाहिए कि वो वृक्षों और वनों को कुल्हाड़ियों का निशाना बनाने के बजाय उन्हें फलते फूलते देखें, ठीक है, और सुंदर पशु पक्षियों को अपना भोजन बनाने के बजाय उनकी सुरक्षा करें। तकनीकी ज्ञान का उपयोग खोए हुए पर्यावरण को फिर से प्राप्त करने पर बल देने के लिए किया जाना चाहिए। वायु प्रदूषण से बचने के लिए हर प्रकार की गंदगी एवं कचरों को विधिवत समाप्त करने के उपाय निरंतर किए जाने चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। उपसंहार देखो, लास्ट हेडिंग, उपसंहार जरूर डालना है हेडिंग आपको। देखो पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत हों तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ व सुंदर बनाने का यत्न करें, ठीक है। तो ये हमारा निबंध लेखन था और ये हमारे पूरे हिंदी का लास्ट टॉपिक था। तो यहीं पर हमारा पूरा हिंदी फिनिश होता है, ठीक।
तो स्टूडेंट आज का जो ये क्लास है वो हमारा यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको क्लास 12 हिंदी का जो खंड खा है पूरे खंड खा को एक ही क्लास में पढ़ाऊंगा। देखो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, थोड़ा समझो, सीखो, जानो और जाके बोर्ड एग्जाम में छाप के आओ 22 फरवरी को। तो आज का ये इंपॉर्टेंट क्लास था, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कैसा लगा आपको ये क्लास? इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।